नमस्कार, हरियाणा न्यूज के चुनावी कार्यक्रम चुनाव की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी दंगल चल रहा है। राजनीतिक दल अपने अपने दांव पे चल रहे हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार पलटवार भी जारी है। तो ऐसे में कैसा बना हुआ है प्रदेश का चुनावी माहौल, जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की। और चुनाव की बात में सबसे पहले बात करेंगे सत्ता पक्ष की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठकें चल रही हैं और चंडीगढ़ में भी हरियाणा बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। आगामी विधानसभा चुनाव पर इस दौरान मंथन किया गया। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली शामिल हुए और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया भी इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम आवास पर हरियाणा बीजेपी की ये बड़ी बैठक हुई है चंडीगढ़ में और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ चर्चा की गई। चुनाव की बात में हम बात कर रहे हैं सत्ता पक्ष की। बीजेपी के बड़े दिग्गजों की हरियाणा पर नजर है। जहां अमित शाह हरियाणा में 2 बार दौरे कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, तो वहीं पीएम मोदी से सीएम नायब सैनी भी इन दिनों 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। और इन्हीं मुलाकातों के बीच अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और आगामी विधानसभा चुनाव पर इस दौरान चर्चा की गई। इस मुलाकात के क्या है मायने, इस रिपोर्ट में आप समझिए। हरियाणा में जहां चुनावी सरगर्मी तेज है, तो वहीं बीजेपी नेताओं का केंद्रीय नेताओं से मिलने का सिलसिला भी तेज हो चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मोदी से मुलाकात के बाद हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। ये हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलने के बाद पहली बार शिष्टाचार भेंट आज हुई है और मुझे आज ऐसे शुभ दिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला है। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और आज का विशेष दिन है। इस श्रावण मास की मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। अगर मुलाकात की बात की जाए तो क्या कुछ विशेष मुद्दे रहे कि क्या रणनीतियों को लेकर के चर्चाएं की गई है, क्या कुछ चीज़ें रही है? आज कोई विशेष चर्चा नहीं हुई, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री हैं और आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दूसरे टर्म की सरकार है। तीसरे टर्म की भी सरकार हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बने, इस प्रकार की बातें हमारी हुई हैं और उनको हम अमल में लेके आएंगे। तो वहीं महज 3 दिन पहले ही सीएम नायब सैनी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी और प्रदेश के सियासी हालातों के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी थी। मुलाकात के बाद सीएम ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। और अच्छी बातचीत रही। आने वाले समय के अंदर हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जानकारियाँ ली है, जो फीडबैक लिया है, आने वाले समय के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में हम तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे और हरियाणा की जो एक विकास की गति बनी है उस गति को और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का एक विजन है जो विकसित राष्ट्र की तरफ ये भारत गति से बढ़ रहा है। हरियाणा भी उस गति में शामिल होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को पूरा करने का काम करेगा। अब जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, तो वहीं इससे पहले सीएम नायब सैनी भी 2 बार पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री भी पिछले कुछ दिनों में 2 बार हरियाणा दौरे पर आकर विपक्ष को ललकार चुके। जहां बड़े नेताओं के साथ रणनीतिक मंथन चल रहा है, तो वहीं जमीनी स्तर पर भी कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
बीजेपी के दिग्गजों का हरियाणा पर विशेष फोकस बना हुआ है क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, पीएम मोदी को तमाम जो राजनीतिक हलचल प्रदेश में चल रही है उसके बारे में जानकारी दी, तो वहीं इससे पहले सीएम नायब सैनी भी 2 बार प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। और जिस तरह से ये पहली मुलाकात का अगर हम जिक्र करें तो पीएम से मिले हैं प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली, और इससे पहले सीएम नायब सैनी भी 2 बार मुलाकात कर चुके हैं इसी महीने में। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री पिछले कुछ दिनों के भीतर की अगर बात करें, पिछले लगभग 1 महीने में 2 बार हरियाणा दौरे पर आकर के विपक्ष को ललकार चुके हैं और हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने का दावा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के हरियाणा प्रभारी जो हैं सतीश पूनिया और चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार हरियाणा बीजेपी के नेताओं के साथ रणनीतिक मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जहां बड़े बड़े नेताओं के साथ रणनीतिक मंथन चल रहा है, तो वहीं जमीनी स्तर पर भी कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा, लेकिन हैट्रिक लगाने में जो तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं उसमें कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है। ये वो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जो अहम मुलाकातों को दर्शा रही हैं और बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की किस तरह से हरियाणा पर नजर बनी हुई है उसको भी आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और बात सत्ता पक्ष की कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण नियुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है हरियाणा में। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी को हरियाणा बीजेपी में यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी हरियाणा बीजेपी के महामंत्री बनाए गए हैं और यह पहली नियुक्ति की गई है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की तरफ से। जब से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है उसके बाद यह पहली नियुक्ति आज उन्होंने की है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया ने इस बाबत आदेश जारी किया है, एक नियुक्ति का पत्र जो है वो जारी किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने उन्हें महामंत्री के पद पर नियुक्त किया है और ये नियुक्ति पत्र भी आप देख पा रहे हैं जो प्रेस नोट जारी किया गया हरियाणा बीजेपी की तरफ से। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की तरफ से। और चुनाव की बात में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विधायकों की सदस्यता पर सियासी उठापटक की, क्योंकि 3 ऐसे विधायक हैं जिनकी सदस्यता रद्द करने की मांग विधानसभा स्पीकर से की गई है, लेकिन तीनों में से अभी तक किसी की भी विधानसभा सदस्यता रद्द नहीं की गई है। किरण चौधरी के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से पहले नोटिस दिया गया, वो रद्द कर दिया गया, फिर याचिका भी अब खारिज कर दी गई है, उसमें भी कई तरह की खामियां जो है वो बताई गई हैं विधानसभा स्पीकर की तरफ से। कांग्रेस ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। दल बदल कानून के तहत सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी कांग्रेस की तरफ से और उन मांगों को खारिज कर दिया गया है। जो याचिका लगाई गई थी कांग्रेस की तरफ से उसको भी खारिज कर दिया गया है। और वहीं अगर बात करें जेजेपी के विधायकों की सदस्यता रद्द करने की, तो उस पर अब सुनवाई होगी। 4 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता और विधायक दल के नेता को इस पर जवाब देना है। जेजेपी ने रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दल बदल कानून के तहत ही इन दोनों विधायकों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है और विधानसभा की सदस्यता रद्द करने को लेकर के विधानसभा स्पीकर को एक पत्र लिखा गया है, याचिका भेजी गई है। और चलिए चुनाव की बाद में बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा लगातार सरकार पर हमलावर हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया और वहीं पिछले दिनों हरियाणा दौरे पर रहे अमित शाह पर भी पलटवार किया है। हरियाणा तो कुछ दिया ही नहीं उनको। जहां मुख्यमंत्री जी साहब मांग रहे थे, अमित शाह जी आए थे, वो कहाँ खड़े होकर मांग रहे थे? पाली गांव में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ खड़े थे वो किसने बनाई यूनिवर्सिटी, यही बता देते भाई। है बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। लोग 36 बरादरी पूरे उसमें है और 36 बरादरी मन बना चुकी है कि कांग्रेस को सरकार बनानी है। जो महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा का जो नारा दे रहे हैं, असली ये महारा हरियाणा फुल स्टॉप हरियाणा है। फुल स्टॉप लगा हुआ हर काम के लिए। कंप्यूटर कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तरों में कर्मचारी नहीं। देखिए वहाँ का
कि क्रीमी लेयर हमने 8 लाख से 6 लाख से और 8 लाख की कहा उन्होंने, 8 लाख से घटा के 6 लाख कर दिया। अब इनसे पूछो कि 6 से 8 किसने की थी? हमारे समय 6 थी, 8 इन्होंने की थी। और इतने साल जो बीत गए, जो इन्होंने 6 से 8 की थी, उस समय में कितने लोग बैकवर्ड क्लास के वंचित रह गए? उनका कौन हर्जाना देगा भाई? अब चुनाव देख के ये 8 से 6 कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम 10 करेंगे। और चुनाव की बाद में बात करते हैं आरएसएस के कार्यक्रमों की। दरअसल संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के जाने पर केंद्र सरकार की तरफ से 58 साल पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे अब मोदी सरकार ने हटा दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले पर भी अब सियासत शुरू हो चुकी है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सरकारी कर्मचारियों को न्यूट्रल रहने की हिदायत दी, तो वहीं कुमारी सैलजा ने इसे भगवाकरण का हिस्सा बताया। देखिए, कोई कर्मचारी जो हैं उनको नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए पॉलिटिक्स में। उनकी टर्म कंडीशन तो यही है कि उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। देखिए, कोई कर्मचारी जो हैं उनको नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए पॉलिटिक्स में। उनकी टर्म कंडीशन तो यही है कि उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। गलत है ना, ये गलत है। जो एक सिस्टम बना हुआ था तो ये चुपचाप छिपके जैसे किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई थी सैफ्रनाइजेशन की, उसी का आप हिस्सा देख रहे हैं। और चुनाव के बाद में बात करते हैं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की। जहां हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत बीजेपी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, तो वहीं लोकसभा की कार्रवाई के बीच खेलों पर चर्चा के दौरान भी हरियाणा की बीजेपी सरकार को उन्होंने जमकर घेरा और सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाए। चुनावी मौसम में अहिर रेजिमेंट के मुद्दे को भी भुनाने का प्रयास दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग लोकसभा में उठाने के लिए नोटिस दिया है। ये 3 तस्वीरें आप देख करके समझ सकते हैं कि किस तरह से आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा सरकार के खिलाफ। और जो सदन में उन्होंने खेल नीति पर जो बात कही है वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे सरकार के समय जो नीति बनी थी, क्योंकि नीचे से प्रतिभा को खोजने की बात थी, तो एक पॉलिसी बनी थी स्पैट, जिस वजह से हरियाणा खिलाड़ी आज इतने आगे आए हैं। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, पहली क्लास से सर स्पोर्ट्स एंड एप्टीट्यूड फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता था, जो भागने में, दौड़ने में और फिजिकल एप्टीट्यूड में जो बच्चे सबसे अग्रणी आते थे 10%, उनको मासिक पहली प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। इसकी शुरुआत हरियाणा में हुई। सारे इस सिस्टम से बहुत खिलाड़ी आगे आ रहे थे। पहले सरकार जब भाजपा की आई सर हरियाणा में, पहले स्पैट का नाम बदल दिया स्पीड, और फिर स्पीड पे भी स्पीड ब्रेकर लगा के उसको समाप्त कर दिया सर। और सर ये इसमें और इसके तो कई ऐसे पहलू हैं सर। जैसे मैं उदाहरण दूं, अगर कोई हमारी एससी समाज से आने वाली कोई अगर खिलाड़ी बेटी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर पहुंचती थी सर, तो 40,000 प्रति वर्ष की उसको प्रोत्साहन राशि मिलती थी सर, ताकि एससी समाज से आने वाली बेटियों का खेलों में जो है ज़्यादा भागीदारी बने। सरकार ने आते ही 2016 में भाजपा सरकार ने एससी समाज की बेटियों को मिलने वाली इस प्रोत्साहन राशि को समाप्त करने का काम किया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और जो बयान उन्होंने दिया है सदन में खेल नीति पर चर्चा के दौरान, उसको लेकर के भी लगातार ये समझा जा सकता है कि किस तरह से हरियाणा सरकार को घेरने का काम कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा लगातार कर रहे हैं। और चुनाव की बाद में बात करते हैं देश के बजट की। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी, लेकिन इस केंद्रीय बजट में क्या कुछ चुनावी राज्य हरियाणा के लिए खास रहने वाला है और हरियाणा की सीएम और नेता प्रतिपक्ष को इस बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं, इस रिपोर्ट में आप देखें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना 7वां बजट पेश करने वाली हैं। 1 फरवरी 2024 के बाद इस साल आने वाला ये दूसरा बजट है। मोदी सरकार 3.0 के इस पहले यूनियन बजट 2024 से मिडिल क्लास, टैक्स पेयर्स, किसान, महिलाओं, कारोबारियों और सैलरीड क्लास यानी कि सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। और हरियाणा को इस बार कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी हैं।
ऐसे में हरियाणा के वोटर्स को साधने के लिए कुछ विशेष ऐलान भी केंद्रीय बजट में किया जा सकता है। वहीं केंद्रीय बजट को लेकर तमाम पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार करती हुई नजर आ रही हैं। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नाचन सैनी ने बजट को लेकर कहा कि आने वाला केंद्रीय बजट देश की अपेक्षाओं और उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगा। यह अमृतकाल का बजट होगा। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो बजट है वो अमृत काल को लेकर के वो बजट होगा। देश की अपेक्षाओं पर, देश की आकांक्षाओं के ऊपर ये पूर्ण रूप से 100% खरा उतरने वाला बजट है। ये विकसित भारत का मजबूत नींव रखने वाला ये बजट होगा और इससे देश के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग है, हर वर्ग को इस बजट से लाभ मिलने वाला है। और तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष, जो अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेरता हुआ नजर आता है, अब नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि 10 साल से जैसा बजट आ रहा है वैसा ही आएगा। हर साल की तरह इस साल भी महंगाई बढ़ेगी और गरीबों पर और मार पड़ेगी। बता दिया ना मैं पहले, 10 साल पहले बनी थी। अब तो जो जैसे पहले बजट आते रहे वही आएगा। महंगाई बढ़ेगी, गरीब आदमी पर मार पड़ेगी, बता दो दिया था। किसानों के लिए क्या होना, किसान तो इन्होंने वायदा किया था 2022 तक अब आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं, लागत दुगनी से ज़्यादा कर दी। डीजल क्या भाव था, आज क्या भाव है 14 में। कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव है। खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है। लेकिन फसल में कीमत में तो वृद्धि नहीं हुई, एमएसपी तो नहीं बढ़ा ना गेहूं का। बहरहाल केंद्रीय बजट को लेकर सियासी वार पलटवार तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि चुनावी राज्य हरियाणा को लेकर इस बजट से क्या कुछ खास रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चुनाव की बात में अब बात करते हैं युवाओं के एक महत्वपूर्ण मुद्दे नीट पेपर मामले की। दरअसल संसद के बजट सत्र में एक बार फिर से नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा, जहां विपक्ष की तरफ से सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में जहां ये माना कि कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई है, तो वहीं तथ्य नहीं छिपाने की बात भी वो कहते हुए नजर आए। एक रिपोर्ट आप देखिए। नीट यूजी पेपर विवाद मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसका असर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि हरियाणा के भी हजारों युवा नीट की तैयारी करते हैं और इस विवाद के चलते अनेक युवाओं को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले संसद के बजट सत्र के दौरान एक बार ये मुद्दा फिर से उठा और सत्र की कार्यवाही के पहले ही दिन इस मसले पर सदन में काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। तो वहीं विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। अभी
सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी एससी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है, क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। बहरहाल ये मुद्दा पिछले काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ है। मामला सड़क से लेकर संसद तक तो गूंज ही रहा है। वहीं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। सरकार इस मामले को लेकर काफी अलर्ट है और कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई इस मामले में कई गिरफ्तारियां कर चुकी है, लेकिन हरियाणा के लिहाज से ये मुद्दा और भी अहम हो जाता है, क्योंकि हरियाणा में अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में नीट मुद्दे समेत पेपर में गड़बड़ियों से प्रभावित युवाओं का क्या रुख रहेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और चुनाव की बात में बात करते हैं सियासी वार पलटवार की। पिछले दिनों जेजेपी के अध्यक्ष अजय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए एक शर्मनाक बयान दिया। उस बयान पर अब पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह का पलटवार सामने आया है। उन्होंने उन्हें नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि ये ओछी चीजें हैं, इस तरह की बातों से गुरेज करना चाहिए। देखो, ऐसी हल्की बात किसी नेता को नहीं करनी चाहिए। वैसे मैंने सुना नहीं है बयान उनका, लेकिन इस तरह की बात कभी किसी को दूसरे नेता के लिए नहीं करनी चाहिए। अच्छी चीजें हैं, ये कोई लोगों में अच्छा संदेश नहीं जाता इसका। परसों मैं अखबार में स्टेटमेंट पढ़ रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कि 60 सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। मैंने पूछा, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, क्या आपके बाप चौधरी रणवीर सिंह जी का राज है क्या? ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है। अब राजाओं के गढ़ नहीं है, अब तो फैसला जनता जनार्दन करेगी कि किसको चुन करके राज्यसभा में भेजना है, किसको विधानसभा में भेजना है, किसको लोकसभा में भेजना है। तू जो 60 की बात करे है, तेरी तो खुद की भी तसल्ली को नहीं। तने तो कहीं सोनिया गांधी की धोती ठाणी है, कहीं राहुल गांधी का कुर्ता पकड़ के चलना है, कहीं प्रियंका गांधी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होना है, और कहीं वेणुगोपाल जैसे की चप्पल उठानी है। तेरी हैसियत क्या है? किस हैसियत से 60 जीतने की बात करता है? मोदी की तो हैसियत तो थी, बांटने वाला भी वो, देने वाला भी वो, करने वाला भी वो, उसी के नाम पे चुनाव, लोगों ने उसकी घीस काट दी।